जो उर्दू बोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वकार सर का, जिन्होंने मुझे इस तकरीर में आने का मौका फराहम किया। इन्होंने अपने आप ही मुझे मदद किया था, लेकिन मैं हाजिर नहीं हो सका था। आज की इस तकरीर में मैंने वक्त निकाल कर शिरकत की कोशिश की। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अजीज़म मास्टर राशिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी हिम्मत को सराहता हूँ कि यकीनन बड़ी मेहनत और जाफरशानी के साथ कौम के बच्चों की तरबियत कर रहे हैं और इस इल्म के काफ़िले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातें जो यहाँ मैंने देखी उससे मुझको इत्तेफाक नहीं है, मैं उसकी इस्लाह कर दूँगा। बाकी जो तालीम के हवाले से तलबा ने गुफ्तगू की, स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बातें बयान की, जहेज़ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। यकीनन जहेज़ को रोकना है और एजुकेशन के मैदान में हम सबको आगे बढ़ना है। मौलाना शुआइब साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़ी इन्होंने मेहनत की है कौम के बच्चों के लिए। मैं समझता हूँ कि मुजफ्फरपुर के दयाल इन्होंने जो उर्दू की खिदमत की है, दूर दूर तक इस नौइयत यानी ट्यूशन पढ़ा करके बच्चों को मैट्रिक में तरबियत करके जो इन्होंने अपनी कौम के बच्चों को संवारा है, इसकी मिसाल बहुत कम देखने को मिली है। मैं उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ और ये जो कोचिंग का सिलसिला है, अपने कौम के बच्चे, समाज के बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारनामा है। और ख़ास तौर पर इस तकरीब में, अलविदाई तकरीब में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जो इन्होंने इनाम का इंतज़ाम किया, ये बहुत अच्छा इंतज़ाम है, इसको सराहा जाना चाहिए। मैं कुछ बातें, अहम बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, आप मैट्रिकुलेशन की तालीम हासिल कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम सामने है। मैं +2 में टीचर भी हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल में और इस वक्त बिहार यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने NET STT नेट क्वालिफाइड किया और इस वक्त भी मेरा तालीमी सफ़र जारी है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने ही वहाँ से किया है, उसकी बुनियाद पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप टारगेट मुतय्यन करें। आपका प्लान क्या है, फ्यूचर में आप बनना क्या चाहते हैं, इसको आपको मुतय्यन करना होगा। मैं एक मिसाल से आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, अमेरिका ने हिरोशिमा पे हमला किया, हिरोशिमा को तबाह व बर्बाद कर दिया, लाशें बिछ गई, बेवाएं औरतें बेवा बन गई, बच्चे यतीम बन गए। ये बहुत बड़ा सानहा था, बहुत बड़ा हादसा था, पूरे आलमी सतह था, वर्ल्ड लेवल पर। तो जापान में इतना बड़ा हादसा हुआ तो जापान के अंदर खामोश रह सकता था। उसने एक मीटिंग बैठाई, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े सियासी मुफक्किरीन की, थिंकर्स की, जो सियासी लोग थे, बड़े बड़े साइंसदान थे, एक मीटिंग बैठी कि अमेरिका ने हमारे शहर को तबाह किया है, हम इसका बदला कैसे करें, हमें क्या करना चाहिए, हम अमेरिका को डैमेज कर दें, हमें क्या करना चाहिए, अमेरिका के प्लान को हम नाकाम कर दें, क्या होना चाहिए। तो जितने लोग बैठे बैठे उसमें सारे लोगों का, अक्सर लोगों का इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि हमें इसका जवाब नहीं देना, यानी इस बम का जवाब हमें बम से नहीं देना है, जंग का जवाब हमें जंग से नहीं देना, हमें अमेरिका का जवाब ही नहीं देना, हमें बस एक मौजूद पे काम करना और क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना आगे बढ़ना है, एक वक्त आएगा कि सारी दुनिया को हम अपने कदमों में झुकाएंगे। और आपने देखा जापान ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मेहनत की कि एक सर्वे के मुताबिक उसने आज अमेरिका को भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पीछे कर दिया। क्या अगर उसने जंग का बदला जंग से लिया होता तो क्या होता, अमेरिका तबाह होता, फिर अमेरिका से हमला किया जाता तो जापान तबाह होता, नस्लें तबाह होती, कयामत का मैदान बर्पा हो जाता। लेकिन जापान ने सब्र तहम्मुल से काम लिया, उसने टारगेट बनाया हमको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करना है,
हमें अपने साइंसदानों को इसमें लगाना है, हमें अपने इंजीनियर्स को इसमें लगाना है, हमें अपने पढ़े लिखे लोगों को इस मैदान में उतारना है। और हम इतने प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं कि सारी दुनिया में हमारी चीजें फरोख्त होंगी, हमारी चीजें सप्लाई होंगी। आज कौन ऐसा मुल्क है, कौन ऐसा शहर है जहाँ पे जापान की बनी हुई चीजें नहीं बेचे जा रही है, जापान की चीजें परचेज नहीं हो रही है? तो ये जापान की कामयाबी है। कभी उसने आपस में लड़ाई किया कि हम इस जात के हैं, हम इस जात के, आपस में मारामारी किया, लड़ाई झगड़ा किया? आपने कभी सुना? कभी नहीं सुना। जो लोग आपसी लड़ाई से हट करके आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं वही सारी दुनिया में फतवा नुसरत का झंडा लहराते हैं। अगर हमारे मुल्क को आगे बढ़ना है, हमारे देश को अगर आगे बढ़ना है, तो हमारे देश को भी कामयाबी की तरफ बढ़ना होगा, मुस्बत पहलुओं पे काम करना होगा। नेगेटिव पॉइंट को छोड़ करके सिर्फ पॉजिटिव पे काम करेंगे तो हम जापान को भी पीछे कर सकते हैं, दुनिया में हम अपनी कामयाबी के परचम लहरा सकते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है? लड़ाई झगड़े में हम खुले हुए हैं। उसने ऐसे कर दिया, मैं इशारे और किनारे की जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ और आपको समझ रहा हूँ। आप अपने मुल्क को अगर वकार देना चाहते हैं, ये वो मुल्क जिसे सोने का चिड़िया कहा जाता था, यही वो मुल्क है जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी जो किसी जमाने में इल्म का मरकज होता था, चीन तक के स्टूडेंट हमारे मुल्क इस नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे। क्या हुआ? क्यों हम एजुकेशन के मैदान में पीछे हो गए? आज तालीम के मैदान में और इतना हम पीछे हैं कि बिहार का, आप अर्थशास्त्र में आपने ये बात पढ़ी होगी कि बिहार में 65% लोग सिर्फ खेती बाड़ी करके गुजारा करते हैं। इनके पास कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। बिहार की इतनी बुरी हालत, बिहार की कंडीशन, बिहार के लोग शहीद होते हैं। IAS और IPS के निकालने वाले, एग्जाम निकालने वाले बिहार के लोग, लेकिन आज दूसरे स्टेट में जाकर के गेहूं काटते हैं, पंजाब में जाकर के धान काटते हैं। इनको रोजगार बिहार में नहीं मिलता है, दूसरे शहरों में, दूसरे स्टेट में जाकर के काम करते हैं। इन्हें जिल्लत होती है, रुसवाई होती है। क्यों नहीं बिहार को तरक्की दिया जाए? क्यों नहीं बिहार में फैक्ट्रियों का जाल बिछाया जाए ताकि बिहार के ज़हीन लोग काम करके बिहार की अज़मत व वक़ार को बुलंद कर सके, बिहार को आगे बढ़ा सके। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हमारी तरक्की की बात नहीं की जाती है, हमारे प्रोग्रेस की बात नहीं होती है, और आपसी जंग जुदाल में, झगड़े में हम पड़े हुए हैं। मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप टारगेट बनाएं, क्या हो रहा है उसकी तरफ नजर नहीं रखना। मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे कि बेटा जब तुम पढ़ने के लिए जाना तो तुम ये सोचना कि मेरा घर पे कोई नहीं है, न मेरा माँ है, न मेरी माँ है, न मेरा बाप, कोई रिश्तेदार है। तुम बिल्कुल ये समझो कि मेरा कोई नहीं है। जब तुम ये तस्वीर करोगे तुम्हारे सामने एजुकेशन के अलावा कुछ भी नहीं होगा, और जब तुम्हारे सामने एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं होगा तो यकीनन तुम कामयाब होते। एजुकेशन से टारगेट बनाना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जापान ने अपना एक टारगेट, एक हदफ मुतय्यन किया और उसने कामयाबी हासिल की। हमको भी कामयाबी हासिल करने की जरूरत है। आप मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको एग्जाम में नुमाया कामयाबी मिले, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका प्लान क्या है? आप क्या प्लान डिजाइन कर रहे हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? आज जुडिशियल में हमारे बच्चे नहीं जा रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं तो भोपाल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के डोनेशन से इंजीनियरिंग में नाम लिखवाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं, पंजाब में इंजीनियरिंग में नाम लिखवाते हैं। मेरे कौम के बच्चों हरियाणा, पंजाब और भोपाल के कॉलेजों में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करके तुम कौम की तकदीर को नहीं बदल सकते हो। कौम की तकदीर को बदलना है तो तुम्हें जज बनना पड़ेगा। कौम की तकदीर को बदलना है तो तुम्हें BPSC और UPSC का एग्जाम क्वालिफाई करना है। ये मिजाज बंद करो। आसानी के रास्ते पर चलने से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी वही इंसान हासिल करता है जो मुसीबतों के पहाड़ से गुजरता है, कठिनाइयों के समंदरों को जो अबूर करता है, वही इंसान मंजिल तक पहुंचता है। आसान 2 लाख 4 लाख रुपया आपने खर्च किया, आपके गार्जियन ने भी खर्च किया, आपने जाकर वहां से इंजीनियरिंग कर लिया, दिल्ली में जाकर 12,000 15,000 का जॉब कर लिया। क्या यही लाइफ है? क्या यही हमारा टारगेट है? क्या इससे हम अपनी कौम को तरक्की दे सकते हैं? ये पिछड़ी हुई कौम, ये हमारी कौम जिसके जो इस कदर जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रही है,
इसको हमें आगे बढ़ाना है और आप कौम के मुस्तकबिल हो, ब्राइट फ्यूचर आप हो। आप इस कौम की तकदीर को बदल सकते हो। आप अगर चाहें इस जमाने में इनकलाब कर सकते हो। आप नौजवान नस्ल हो। इकबाल ने आपके बारे में कहा है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये जवान, अरे करबला के मैदान में जवानों ने, करबला के मैदान में फसूल का परचम लड़ा है। जवानों के अंदर एक जज्बा होता है, जवानों के अंदर एक उमंग होता है। इस जवानी की उम्र को आप सही तरीके से गुजारें। जब मैं बिहार यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहा था तो मैं हॉस्टल में रहा करता था। मेरा बैकग्राउंड मदरसा है, बाद में मैंने यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल की है। मदरसा में पढ़ने का जज्बा अलग होता है। मैं 12 बजे रात तक पढ़ता था। बाकी कॉलेज के लड़के, यूनिवर्सिटी के तलबा मोबाइल देख रहे हैं, गाने सुनते थे। वो मुझे कहते हैं मौलाना आप इतना क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा कि हमें तो पढ़ना होगा, इसलिए एजुकेशन के अलावा हमारा कोई टारगेट नहीं है। और जब स्टेट का एग्जाम हुआ, टीटी का 11 में स्टेट का एग्जाम निकला, 13 में टीटी का एग्जाम निकाला। उस जमाने में जब मैं एमए कर रहा था दोनों एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया और मेरे हॉस्टल में रहने वाला कोई भी तालिब इल्म ये एग्जाम नहीं निकाल सका। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आपने टारगेट नहीं बनाना। आप तो इसलिए गए कि बस मुजफ्फरपुर में लोग समझ रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और सुनिए, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, आप पढ़े होंगे अर्थशास्त्र में, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, आपने पढ़ा होगा। तो अगर आप मेहनत में तालीम हासिल नहीं करेंगे तो आप अच्छे पोस्ट पे नहीं जाएंगे, और जब आप अच्छे पोस्ट पे नहीं जाएंगे तो आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकेंगे, और जब आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकेंगे तो क्या आप अपने बच्चों को मेडिकल साइंस की तालीम दे सकेंगे? क्या आप अपने बच्चे को IIT इंजीनियर बना सकेंगे? क्या आप अपने बच्चे को जुडिशियल की तैयारी कराने के लिए पटना के अच्छे कोचिंग में एडमिशन करा सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए अच्छे कोचिंग में एडमिशन करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। तो गरीबी को अगर खत्म करना है तो एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़ना। इसलिए एजुकेशन को आप टारगेट बनाइए। आप यहाँ से बाहर करके उठिए। और मैं आपको देखना चाहूंगा राशिद साहब इस कोचिंग में कि आज मैंने जो तकरीर की है इसका कुछ असर हो रहा है, क्या हो रहा है। आप एक प्लान बनाइए। आप बीपीएससी के मैदान में आगे बढ़िए। बीपीएससी की तैयारी कैसे होगी, यूपीएससी की तैयारी कैसे होगी, जुडिशियल की तैयारी कैसे होगी, इसके लिए आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त, अभी हमारे एक दोस्त है मारीपुर में, उन्होंने जुडिशियल का एग्जाम निकाला। हमने उनको मुबारकबाद दी, अपने जलसे में उनको सम्मानित किया। वकार सर भी गए हुए थे। मैं कहना चाहता आप ये प्लान बनाइए, लेकिन हम आप आसान रास्ता मत चुनिए। आप जितने मुश्किलात से गुजरिएगा कामयाबी उसी तरह आपके कदम को चूमती हुई नजर आएगी। दूसरी बात, तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कहते हैं कि हम तेज नहीं है पढ़ने में। अरे मेरे भाई, किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए ज़हन का 20% रोल होता है। 20% ज़हन का रोल होता है और 80% जज्बा का रोल होता है। जज्बा, आप अगर ज़हीन नहीं है लेकिन आपके अंदर जज्बा है तो आप कामयाब हो सकते हैं। आप अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए। ज़हीन होना बहुत जरूरी नहीं है। मैंने बहुत सारे ज़हीनों को देखा है, एक मरतबा स्टडी किया याद हो गया, लेकिन वो ज़हीन कामयाब नहीं हो सके। लेकिन जिसके अंदर जज्बा था, जिसके अंदर जुनून था, यकीनन उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। आप अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए। जब आप अपने अंदर जज्बा पैदा कर लेंगे कि हमको ये काम कर लेना है, तो यकीनन आप कामयाब होते चले जाएंगे। ईरान में 1908 में तेल की खोज हुई, पेट्रोल की खोज इंग्लैंड ने ईरान में आके किया। कब? 1908 में। और वहाँ के इंजीनियर्स लोग ईरान में आए, उन्होंने तेल की दरियाफ्त की। पता चला कि ईरान में सुलेमानी मस्जिद के पास तेल का खजाना। मशीन लगाई, वहाँ के इंजीनियर आए, तेल निकालना शुरू किया। इस बात पे फैसला हुआ कि 100 रुपया का हम पेट्रोल बेचेंगे तो 16 रुपया हम ईरान को देंगे और 84 रुपया हम रखेंगे। किसने कहा? इंग्लैंड ने कहा। ईरान को इंग्लैंड से लोगों को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि ईरान के पास एजुकेशन नहीं था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में वो आगे नहीं थे। उनके पास कोई ऐसा साइंसदान नहीं था जो तेल का पता कर सकता था। उनके पास कोई ऐसा इंजीनियर नहीं था जो तेल को निकाल सकता था। तो उन्होंने इंग्लैंड से लोगों को बुलाया। कितना पैसा मिला? कितने रुपये मिले? यानी 16% ईरान को और 84% इंग्लैंड ने दिया। नतीजा ये हुआ कि ईरान तेल ईरान का, जगह ईरान की, पेट्रोल ईरान का है। मालदार कौन हो रहा है? इंग्लैंड। वो इंग्लैंड है जिसने आपके भारत पर भी शासन किया, हुकूमत किया, आपको गुलाम बनाया।
कितना ज़हीन वो पैदा हुआ, कितना ब्रिलियंट वो पैदा हुआ कि दुनिया को उसने गुलाम बनाया और दुनिया से पैसा लेकर के वो अपने आप को मजबूत किया, अपने रोड को बनाया, कार खरीदा, फैक्ट्रियां लगवाई, एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़ा और दुनिया में अपना प्लान बनाया। तो ईरान क्यों पीछे हुआ? इसलिए इसके पास एजुकेशन नहीं था, तालीम नहीं थी। तो पता ही चला जिसके पास तालीम होगी वही इंसान दूसरे जगह भी जा करके वहां काम करके मुल्क को आगे बढ़ा सकता है। आपने नहीं सुना होगा कि इंग्लैंड में तेल निकलता है, सऊदी अरबिया में तेल निकलता है, इनके पास भी कोई इंजीनियर नहीं, इनके पास भी कोई प्लानिंग नहीं। इनके पास क्या प्लानिंग है? रोड बनवाना है, होटल बनवाना है, बिरयानी खाना है, क्या प्लान है इनके पास? मुस्लिम कंट्रीज के पास ये 57-58 मुस्लिम कंट्री जिनके पास दौलत के अंबार है, लेकिन इन्होंने कौम को क्या दिया? इनके पास यूनिवर्सिटी है? क्या आपने कभी सुना है कि सऊदी अरबिया पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, दुबई में पढ़ने के लिए जापान से बच्चे आते हो, अमेरिका से बच्चे आते हो? नहीं। आपने सुना होगा कि दुबई में बुर्ज खलीफा है जिसे देखने के लिए दुनिया के लोग आते हैं। ये बुर्ज खलीफा बनवा रहे हैं दुबई में, यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे, एक्सपोर्ट कंपनी नहीं बनाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे, ये बुर्ज खलीफा टावर बनाएंगे। अरे टावर बनाने से तुम्हारा व्यापार नहीं बनेगा, यूनिवर्सिटी बनाने से तुम्हारा व्यापार बनेगा। टावर बनवा के तुम अपनी कौम की बिलखते बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। टावर बना करके तुम अपनी कौम के बच्चों को आगे नहीं ले जा सकते हो। तुम्हें अपनी कौम के बच्चों को अगर सुरखुरू बनाना, कायनात में उजागर करना है, वर्ल्ड लेवल पे इन्हें आगे ले जाना है, तो इनके लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाओ। ये गरीब बच्चे जो हिंदुस्तान के हैं, ये गरीब बच्चे जो दूसरे मुल्क के, हमारी कौम के बच्चे, हम इनके लिए यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इनको फ्री में एजुकेशन देंगे। ये इंडिया वाले जिधर जाएंगे कामयाबी के परचम लहराते चले जाएंगे। आपने सोचा, आपको सोचना होगा। आप दूसरी चीजों पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं उन पे कम खर्च कीजिए, हिंदुस्तान के गरीब बच्चों को आगे बढ़ाओ। ये ज़हीन बच्चे, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने तारीख रखी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को जीने का हुनर दिया। इकबाल ने कहा था, चिश्ती ने जिस ज़मीन पे पैगाम सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाज़ियों से दस्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहां में जिसने ये वो हुनर दिया था, मिट्टी की जिसके हक में ज़र का असर दिया था, तुर्कों का जिसने दामन हीरों से भर दिया था, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। ये मेरा वतन है जहाँ के APJ अब्दुल कलाम ने सारी दुनिया में मुल्क का वकार बुलंद किया, इज्जत व आबरू को बुलंद किया। आपको साइंसदां बनना, आपको देश के वकार को बुलंद करना है मेरे प्यारे, लेकिन आप जिस तरह मेरी तकरीर सुन रहे हैं इस पे अमल भी करनी होगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, एजुकेशन में भी आगे जाना है। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे और ये हमारी बहनें, हमारी स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी मैं कहना चाहूंगा आप भी बहुत कुछ कर सकती हो। बस एक वाकया, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई, पूरा काफिला, पूरा घराना शहीद हो गया। कोई मर्द नहीं रह गया इस काफिले में जो काफिले की क़यादत कर सके, काफिले की रहनुमाई कर सके। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे हुए हैं, बीमार है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको उनके हाथों में जंजीर डाल दी गई है, उनके पाँव में जंजीरें डाल दी गई है, ऊँट में बांध दिया गया। लेकिन दिमिश्क के मज़ार में जब रसूलुल्लाह के घराने को घुमाया जा रहा है तो सैयदा ज़ैनब ने दिमिश्क की सरजमीन पे ये खुतबा दिया था, क्या है? मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नाना का कलमा पढ़े हो, करबला के मैदान में तुमने सबको शहीद कर दिया और रसूलुल्लाह की बेटियों को तुम दिमिश्क के बाजार में रुस्वा कर रहे हो। सैयदा ज़ैनब के खिताब ने पूरा मंजर को बदल दिया और यजीद को ये कहने में मजबूर होना पड़ा कि अब इनको मदीना वापस कर दो। मैं सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ कि हजरत सैयदा ज़ैनब ने कंप्रोमाइज किया? नहीं कंप्रोमाइज किया, वो हक पे डटी रही। सैयदा ज़ैनब ने नक्शे कदम को अपनी शाले राह बनाओ। सैयदा ज़ैनब ने जिस तरह मुसीबतों के हुजूम में काफिले की क़यादत की है, उसी तरह आप अपने अंदर से क़यादत का जज्बा पैदा करोगे, यकीनन आप कामयाब होते चले जाओगे। आप एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़े, तालीम के मैदान में आगे बढ़े, मेडिकल साइंस की तालीम हासिल करें। हमको मेडिकल साइंस के मैदान में आगे बढ़ने की जरूरत है।
एक दो बात और मैं कहना चाहूंगा। आप बिजनेस के मैदान में आगे कुछ लोग ऐसा है मैनेजमेंट की तालीम हासिल करते हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद भी देना चाहूंगा। देखिए, आप अगर मुल्क में वकार चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, तो एजुकेशन और बिजनेस ये दो को लेके चलना होगा। अगर इस दो को आपने छोड़ा तो जिस तरह आप जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, बिल्कुल इसको ज़हन में रखिए। इकोनॉमिक्स की बात लोग करते हैं, इस्लाम ने भी इकोनॉमिक्स की तालीम दी है, इस्लाम ने इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी तालीम दी है, लेकिन आज हमारे मदारिस के सेक्टर में इसको नहीं पढ़ाया जाता। एक शख्स हुजूर के जमाने में भीख मांग रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्यों भीख मांगते हो? उसने कहा है मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चों को क्या खिलाऊंगा? तो हुजूर ने फरमाया कि घर में तुम्हारे कुछ है? कहा कि हाँ, प्याला बेच करके लाओ। प्याला बेच करके लाया। हुजूर ने फरमाया कि इसकी कुल्हाड़ी खरीद करके बुलाया। हमारे पैगंबर ने फरमाया कि जाओ लकड़ियां काटो और लकड़ियों को परचेज करो, लकड़ियां काट करके बिजनेस करो। वो जंगल गया, लकड़ियां काटा, वो भीख मांगने वाला इंसान मदीने का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। मदीने का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। ये इकोनॉमिक्स है ना। आज प्रोफेसर मार्शल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले इकोनॉमिक्स की बात करके लोगों को ये बता दिया गया कि आगे अगर बढ़ना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स के मैदान में आगे। कैसे इकोनॉमिक्स के मैदान में आगे बढ़ेंगे? आप बिजनेस के मैदान में आगे, आप बिजनेस को कंट्रोल कीजिए, यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। और आखिरी बात कहना चाहूंगा कि मैदान बद्र में जब कैदियों को गिरफ्तार करके अरेस्ट करके लाया गया तो उनसे पैसा लेकर के उनको आजादी का परवाना दिया गया, फिदिया लेकर। लेकिन जो लोग पैसे नहीं दे सकते थे, गरीब थे, जानते हैं उनके साथ इस्लाम ने क्या किया? उनके साथ ये किया कि गरीबों को, गरीब कैदियों को मुसलमानों के बच्चों का टीचर बना दिया। जो लोग पैसे नहीं दे सकते थे, आजाद नहीं हो सकते थे, तो हमारे पैगंबर ने फरमाया कि तुम पैसे नहीं दे सकते हो तो मदीने के बच्चों को तालीम दो, एजुकेशन दो, शिक्षा दो। 1400 साल पहले जब कोई सर्व शिक्षा अभियान नहीं था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का कोई तस्वुर नहीं था, तालीम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सारी दुनिया जहालत के अंधेरे में डूबी हुई थी। हमारे पैगंबर एजुकेशन की बात करते हैं, तालीम की बात करते हैं। उन्होंने क्या बच्चों को पढ़ाया होगा? कुरान नहीं। जो कुरान नहीं जानते थे, कुरान के दुश्मन थे, वो कुरान कैसे पढ़ाते? हदीस नहीं पढ़ाया होगा। पता ही चला उन्होंने मदीने के बच्चों को उस जमाने के मुताबिक जो जरूरियात रही, जैसे मैथ की तालीम उन्होंने दी होगी, हिसाब की तालीम उन्होंने दी होगी, लैंग्वेज और ज़बानों की तालीम दी होगी। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने रसूल में ये इस्लाम का पहला कॉलेज है जहाँ पे अंसारे मदीना के बच्चों को दुनियावी तालीम दी जा रही है, मैथ की तालीम दी जा रही है, हिसाब की तालीम दी जा रही है, लैंग्वेज और ज़बानें सिखाई जा रही है। एक तरफ सूफा का चबूतरा है जहाँ पे पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को दीनी तालीम दे रहे हैं, दीनी मसाइल बता रहे हैं, हदीस का दर्स दे रहे हैं, कुरान की तालीम दे रहे हैं। और उधर मदीने में इस्लामिक कॉलेज है जहाँ पर सारे मदीना के बच्चे दुनिया में तालीम हासिल कर रहे हैं, दीनी तालीम नहीं, दुनिया में तालीम हासिल कर रहे हैं। क्यों दुनिया में तालीम का इंतजाम मदीने में किया जा रहा है? इसलिए कि पैगंबर की निगाह देख रही है आने वाला जमाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना होगा। आने वाले जमाने में वो आगे होगा एजुकेशन और तालीम के मैदान में आगे होगा। मेरी कौम, ऐ मेरे मानने वालों, तुम एजुकेशन से अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो तालीम के मैदान में आगे बढ़ो। अगर तुम दुनिया की वसातों में अपनी कामयाबी के परचम लहराना चाहते हो तो तालीम के मैदान में आगे बढ़ो, और दुनिया की ताकतों को अपने कदमों में झुकाना चाहते हो तो एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़ो। तो तालीम ही के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इस्लाम की तारीख में आप देखेंगे इसलिए का जब आप मुताला करेंगे, ये अल-कासिम अज़-ज़हरावी कौन? अंदलुस में पैदा हुआ 10वीं शताब्दी में। ये वो शख्स है जिसने इंजेक्शन का इजाद किया। दवाओं के जरिए असर कुछ देर से होता है, लेकिन इंजेक्शन जैसे आप डालेंगे फौरन उसका असर होगा। अल-कासिम अज़-ज़हरावी अंदलुस का रहने वाला ये साइंटिस्ट, इसलिए इंजेक्शन का इजाद किया। आलात ऑपरेशन करने के लिए जिन आलों का इस्तेमाल होता है, जिन औजारों का इस्तेमाल होता है, उसके इजाद करने वाले कौन है? अल-कासिम अज़-ज़हरावी। अल-कासिम अज़-ज़हरावी की किताब तसरीफ
अब तशरीफ ये किताब है 15 वॉल्यूम में, 15वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक यूरोप के बड़े बड़े मेडिकल साइंस के माहिरीन इस किताब को पढ़ करके मेडिकल साइंस के मैदान में आगे बढ़ते हैं। किसकी लिखी हुई किताब है? कासिम अज़-ज़रारी की किताब तशरीफ मेडिकल साइंस की ये किताब। और इस तरीके से एक स्पीड में एजुकेशन के मैदान में लोग आगे बढ़ते चले गए। आज जरूरत इस बात की है कि हम तालीम के मैदान में आगे बढ़े और इस तरह की जो संस्थाएं हैं जहाँ पे तालीम के काम हो रहा है, हमारे वकार सब खुद अपने यहाँ एक अच्छा इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हम इनका भी सपोर्ट करते हैं कि इस काम को आगे बढ़ाए। यहाँ पे कोचिंग चल रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है एजुकेशन और तालीम के हवाले से। इस तरह के कोचिंग को आप लोग आगे बढ़ाइए। आप यहाँ पे बैठे हुए गार्जियनशिप के लोग, आप इस कोचिंग का चर्चा कीजिए, इस कोचिंग को आगे बढ़ाइए। और इस कोचिंग के बाद मैं राशि सर से ये भी गुजारिश करूंगा कि और हाई लेवल पे ले जाइए, आप इस कोचिंग को इस मकाम पे ले जाइए कि यहाँ से यूपीएससी की भी तैयारी हो सके और भी कंपटीशन की यहाँ से तैयारी हो सके, ताकि हमारे जाफरपुर के बच्चे, इस इलाके के बच्चे आगे बढ़ करके हुकूमत में भी अपनी जगह बनाए, ऑफिसर ग्रेड भी ऑफिसर भी बन सके और मेडिकल साइंस की दुनिया में भी आगे बढ़ सके। जब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारी कौम आगे बढ़ेगी, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इसलिए जो मुल्क हम हैं, इकोनॉमिक्स में ये बात कही जाती है कि मुल्क कौन है? इस देश के नागरिक, मुल्क इस देश के नागरिक ही देश है। जब इस देश के नागरिक तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क विकास करेगा। आइए हम सब आहत करते हैं कि हम खुद तरक्की करेंगे तालीम के मैदान में, बिजनेस के मैदान में। जब हम तरक्की करेंगे तो हमारे देश से गरीबी का खात्मा होगा, हमारा देश तरक्की करता चला जाएगा, विकास करता चला जाएगा। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को